हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट टीचर की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, साथ ही साथ टीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, ऑल इंडिया लेवल के सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों से होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ये हेल्पफुल साबित होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। भाषा का शब्द है, ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात संस्कृत जो है इसी से हमारी कला शब्द की उत्पत्ति होती है। इसको नोट करेंगे। अगर हम लोग संस्कृत की वो कौन सी उत्पत्ति है, वो कौन सी जो धातु है जिससे कला शब्द की उत्पत्ति होती है, तो इसका अर्थ होता है कल धातु। याद रखेंगे। और इसका जो उत्पत्ति जो होती है इसी कल धातु से कला शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ अगर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रेरित करना। अगर दोस्तों हम लोग बात करें प्रेरित करना, जैसे किसी भी आर्टिस्ट के आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं, जो आर्टिस्ट के मन को भाती हैं, जो उसकी आंखों को प्रभावित करती हैं, जो भी रमणीय दृश्य होते हैं, जो भी कलाकार को, जो भी मनुष्य को प्रभावित करती हैं, वहीं से हमारी कला की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कला जो शब्द है वो संस्कृत के कल धातु से उत्पन्न हुई और कल धातु का अर्थ ही होता है प्रेरित करना। अगर हम लोग जो मानव की सुरुचिपूर्ति कृति होती है वह सब कला होती है। इसीलिए कला की इंपॉर्टेंस हमारी भारतीय कला में होती है और भारतीय कला जो होती है हमारी रेखा प्रधान होती है। क्वेश्चन है कि चित्रकला के कितने तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, 7, 3, 5 और 6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि चित्रकला के कितने तत्व, यहाँ पर तत्व की जब भी बात किया जाएगा तो चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं। और वो 6 तत्व आप सभी लोग जानते हैं, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। ये जितने भी हैं ये सभी चित्रकला के तत्व माने जाते हैं। इनके सिवा हम किसी भी चित्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चित्रकला के कितने तत्व माने जाते हैं, तत्व जब भी बात आएगी तो 6 को आप लोग टिक करेंगे, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि नृत्य संगीत का प्रश्वीकरण है, यह युक्ति किसकी है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, अरस्तु, भरत मुनि, सुसान लैंगर एंड गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि नृत्य संगीत का प्रश्वीकरण है, यह वक्तव्य जिन्होंने कहा था वो है सुसान लैंगर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि जय मंगला किसने लिखा है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग जानते हैं कि जय मंगला जो है वो जिसके द्वारा लिखी गई है वो थे यशोधर पंडित, अर्थात बी इज राइट आंसर करेंगे। यशोधर पंडित की बात किया जाए और यहाँ पर जयमंगला की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है जयमंगला। जयमंगला एक ऐसी जो कृति हुई जिसमें यशोधर पंडित ने जो कामसूत्र का जो टीका है वो जयमंगला के नाम से किया था। और इसी जयमंगला में यशोधर पंडित ने चित्रकला के जो 6 अंगों की व्याख्या भी करते हैं। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, लाल, नीला, सफेद और पीला। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पुटअप कर रहा है, प्रकाश की मात्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि प्रकाश की मात्रा जिसमें सबसे अधिक होती है वो पीला रंग होता है।
यहाँ पर और भी एक कंफ्यूजन आप लोगों को पैदा करता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो लाल रंग है और बैगनी रंग है। मैं आप लोगों को क्यों समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लाल रंग और बैगनी रंग के ऊपर अगर हम लोग डिफाइन करें तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाल रंग का या किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो जब भी तरंग दैर्ध्य की बात आएगी, क्या लेमडा की बात आएगी, तरंग दैर्ध्य की जब भी बात आएगी, तो इस रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। इसको नोट करेंगे। और जब पुटअप करें कि किस रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, तो इस रंग का क्या होता है, कम होता है। इसको नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग आप लोग सिग्नल में देखते होंगे, ट्रैफिक में देखते होंगे। किसका? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो चाल जो होती है वो सर्वाधिक होती है, क्योंकि दूर से ही ये हमें सिग्नल दिखाई देना प्राप्त हो जाता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाव क्या है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। चित्र का शरीर, चित्र की तकनीक, चित्र के प्राण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो चित्र की प्राण जो होते हैं वो भाव ही होते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी आप लोग जब किसी भी चित्रकार की चित्रकारी को जब आप लोग प्रदर्शनी में देखते हैं, अर्थात दर्शक जब देखते हैं, तो उस चित्र में अर्थात उस आकृति को जो रूप दिया जाता है चित्रकार की, उस आकृति में चित्रकार के भाव को ही दर्शक देखता है। ठीक है, तो उस आकृति में ही चित्रकार के जो हृदय की जो भावना होती है वो दिखाई देती है। मन में जैसे हमारे भाव उत्पन्न होते हैं वैसा चित्रकार आकृति का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए आज हमारे जो मन है वो खुश हैं, तो हमारे जो भाव होते हैं वो खुशी के व्यक्त होते हैं। जैसे हमारे भाव जो दुखी के हो गए तो हमारे जो चित्र में एक दुख की भावना व्यक्तित होने लगती है। अगर हमारे चित्र में क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाए तो चित्रकार के जो रूप होते हैं वो बदल जाते हैं। इसीलिए ये भाव को हम लोग भाव भंगिमा के अंतर्गत आकृतियों में भी प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए जब भी बात आती है भाव की, तो भाव जो होती है वो चित्र के प्राण होते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। स्थिति और शरीर जो चेष्टाएं होती हैं वो सभी हमारी भाव भंगिमाओं पर ही डिपेंड करती हैं। इसको नोट करिएगा। और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि चित्र के प्राण क्या होते हैं या भाव जो होते हैं वो चित्र के क्या होते हैं। तो इन सभी टर्म ऑफ कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं। देखिए, याद रखिए, मैंने अभी ऊपर ही व्याख्या किया। तो यहाँ पर भाव की जब भी बात आएगी, अब भाव कैसे व्यक्त करता है कलाकार, यहाँ पर क्षैतिज रेखा ये जो होती है ये देखिए। और क्षैतिज रेखा क्या होती है कि ये जो लेटी हुई रेखा होती है इसी को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा होती है इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा होती है अलग भाव प्रदर्शित करती है और ये जो रेखा होती है अलग भाव प्रदर्शित करती है। तो जो क्षैतिज रेखा जो भाव प्रदर्शित करती है गति, व्याकुलता, शांत या असक्त। तो जो क्षैतिज रेखा होती है ये जब भी मनुष्य कोई भी रूप का जब निर्माण होता है तो यहाँ पर देखिए, जब भी क्षैतिज रेखा में कोई भी रूप हम लोग जब निर्माण करते हैं तो वो शांत भाव व्यक्त करती है, अर्थात सी इज राइट आंसर। जब भी इंसान जब लेटा होता है तो क्षैतिज अवस्था में लेटा होता है तो उसकी जो भाव होती है वो शांत होती है। तो इसको नोट करेंगे। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये जब भी देखेंगे, जब भी किसी गति की भावना व्यक्त करना होता है तो ऊर्ध्वाधर रेखा को व्यक्त करते हैं। व्याकुलता की भाव जो देखने को मिलती है ये सभी आप लोगों को हमारी रेखाओं के माध्यम से व्यक्त की जाती है। इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन है कि वर्ण शून्यता कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आप लोगों को कलर लेस के नाम से भी जानते हैं, वर्ण शून्यता। तो इसको ऑप्शन में दिया गया है द्विवर्णी योजना, एक वर्णी योजना, तटस्थ रंग या बहुवर्णी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तटस्थ रंग। तटस्थ रंग कहने का तात्पर्य दोस्तों कि जो सफेद और काला
हमने क्यों सफ़ेद और काले को व्यक्त किया? क्योंकि ये जो तटस्थ रंगों की श्रेणी में आते हैं और इनसे, चाहे सफ़ेद से चाहे काला से, जब भी मूल रंग में इनकी मात्रा को मिला देते हैं तो जो मूल रंग जो होता है वो रूप अलग धारण कर लेता है, अर्थात वो धूसर रंग प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो जो होता है वो तटस्थ रंग हो जाता है। इसीलिए वर्ण की जो शून्यता होती है वो तटस्थ रंग को ही व्यक्त करती है, अर्थात सफ़ेद और काले रंग से जो भी धूमिल रंग बनते हैं उनको हम लोग वर्ण शून्यता या तटस्थ रंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटिका की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। भीमबेटिका की खोज जगदीश गुप्त, असित कुमार हलदार, प्रोफेसर वाकड़कर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रोफेसर वाकड़कर जी के द्वारा ही भीमबेटिका की गुफा की खोज की जाती है और इसका डेट था 1958, याद रखेंगे। और भीमबेटिका की गुफा जो है वो प्रागैतिहासिक काल की एक ऐसी गुफा मानी जाती है जो कि यूनेस्को की हेरिटेज में साइट में इसका स्थान है। यहाँ से प्राप्त होने वाले जो भी चित्र हैं, जो भी प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त होते हैं, इन्हीं चित्रों में हमें लोक कला के रूप दिखाई देते हैं। किसके? भीमबेटिका की गुफा में जो भी नृत्यों के चित्र प्राप्त होते हैं, शिकार के चित्र प्राप्त होते हैं, वो आज की जो वर्तमान स्थिति में जो लोक कला आप लोगों को दिखाई देती है वो भीमबेटिका के प्रागैतिहासिक गुफाओं में भी दिखाई देती है। और भीमबेटिका की गुफा जो होती है ये कब की? मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया था, मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कला कितने प्रकार की है? ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4, 5, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं आती हैं? तो 5 कलाएं आती हैं, याद रखेंगे। बी इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को वो मालूम है, नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असंयंत्र कंगारू का चित्र कहाँ से मिला है? ऑप्शन के रूप में होशंगाबाद, भीमबेटका, सिंगनपुर और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिंघनपुर। ठीक है। और आज वर्तमान में ये जो सिंघनपुर है वो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रियासत है रायगढ़, याद रखेंगे रायगढ़। इसी रियासत के अंतर्गत ये जो सिंघनपुर है एक माड़ नदी के तट पर स्थित है। इसकी डिटेल वीडियो हम लोगों ने पिछले प्रागैतिहासिक काल के जो इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैंने बताया है, आप सभी लोग वॉच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी असंयंत्र कंगारू के चित्र जो हमें दिखाई देते हैं वो सिंघनपुर में दिखाई देते हैं, तो राइट आंसर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि अजंता गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 30। वर्तमान में अजंता की गुफाओं में जो गुफाओं की कुल संख्या मानी जाती है वो 30 मानी जाती है, अर्थात बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करेंगे। और अजंता की गुफाओं की जो लोकेशन है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने देखा है वो पूरी डिटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंघनपुर के चित्रों की खोज डब्ल्यू एंडरसन ने कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि डब्ल्यू एंडरसन खोज के बारे में बात कर दिया गया है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं और इसमें जो डेट दिया गया 1913, 1920, 1910 और 1917। तो डब्ल्यू एंडरसन जी ने जो सिंघनपुर के चित्रों की जब खोज किया था तो वो टाइम था 1910, अर्थात सी इज राइट आंसर। यहाँ पर हम आप लोगों को थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं सिंघनपुर के बारे में। तो यहाँ पर सिंघनपुर के जो चित्रों की खोज 3 वैज्ञानिकों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से अदा किया था। पहले थे डब्ल्यू एंडरसन जी जो 1910 में किए थे। उसके बाद 1913 ईस्वी में जो किया गया था वो अमरनाथ दत्त के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे अमरनाथ दत्त जी के द्वारा किया गया था। और 1917 में यहाँ पर याद रखेंगे किसने खोज किया था? तो पर्सी ब्राउन ने। इनको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पर्सी ब्राउन जी। तो इन
पॉइंटों को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलोरा की जो लोकेशन है वो महाराष्ट्र में है और यहाँ पर जो एलोरा में जो इम्पोर्टेंट 16 नंबर की जो गुफा है जिसको हम लोग कैलाश नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, इस मंदिर का निर्माण जो किया गया था वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रसूत्रम कितनी भागों में विभक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार इसकी तारीफ की जाए वो कम है। चित्रसूत्रम कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन के रूप में 10, 9, 8 और 7 दिया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 9 भागों में विभक्त है। अर्थात कहाँ से कहाँ तक? तो लेके देखेंगे हम लोग 35 भाग से लेकर 43, इसमें 9 भागों में विभक्त किया गया है। और ये चित्रसूत्रम जो है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और यही चित्रकला का जो है वो प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रंथ भी माना जाता है, जो कि इसके जो निर्माता जो थे वो मार्कंडे मुनि जी थे। इनकी रचना जो किए थे वो मुनि साहब ने किया था, तो इनको नोट करेंगे। ठीक है। और ये 6ठी शताब्दी अर्थात गुप्त काल का माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्योंकि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्रसूत्र जो है वो भारतीय चित्रकला की पौड़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है और इसीलिए सबसे प्रामाणिक और इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य माना जाता है आज किसी भी भारतीय कला का हो तो वो हम लोग चित्रसूत्र से ही मानते हैं। नोट करिएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फीडबैक कमेंट बॉक्स में करिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग मुझसे जुड़कर अपनी पर्सनली मुझसे बातें कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।